कुछ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर ज़मीनी स्तर पर बढ़िया काम कर रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे ही एक हिंदुस्तानी हैं तौफीक अहमद शेख, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहते हैं। आज उनसे करेंगे खास बात। ये है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। तौफीक ने भारत में 9 साल की उम्र में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 14 साल तक एक विराम लिया और उसके बाद 2018 में सिडनी में अपनी रचनात्मक गतिविधियों को फिर से शुरू किया और अब दक्षिण एशियाई समूह पर खास ध्यान देने के साथ वो ऑस्ट्रेलियाई साहित्य और रंगमंच में सक्रिय हुए हैं। इसके बाद से तौफीक ने शेक्सपियर के ओथेलो, हेमलेट, एम फॉस्टर्स की पैसेज टू इंडिया, महेश दत्तानी के वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, विक्रम कपाड़िया की ब्लैक विद इक्वल, जोआना मरी स्मिथ की फीमेल ऑफ द स्पीसीज और ब्रॉडवे म्यूजिकल्स में अभिनय किया है। इसके साथ इन्होंने मंच और फिल्म निर्देशन में कदम रखा। न्यू साउथ वेल्स पुलिस की एक पहल डॉरी अब्यूज़ प्रोजेक्ट में उनकी फिल्मों को प्रतिष्ठित रोटरी क्लब मीडिया पुरस्कार मिला। तौफीक एक पुरस्कार विजेता लेखक, फिल्म निर्माता और एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। उनकी दृष्टि उभरते कलाकारों की रचनात्मक महत्वाकांक्षाओं को जीवंत करने और मुख्यधारा के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में लाने की है। उन्होंने आज तक कॉरपोरेट वित्त सलाहकार रहते हुए कला और मनोरंजन उद्योग में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीडिया और सांस्कृतिक मामलों में बढ़ चढ़कर काम किया है। तौफीक की एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कहानीकार के रूप में, स्टोरी टेलर के रूप में लंबी यात्रा उनकी हो चुकी है। उनकी मीडिया कंपनी क्रॉसओवर लगातार सक्रिय है। दक्षिण एशियाई पृष्ठभूमि के कलाकार के रूप में ऑस्ट्रेलियाई कला क्षेत्र में उनकी स्वीकृति ने उनके मिशन को एक नई ऊंचाई दी है और हिंदुस्तानी आवाज़ों को वहाँ पहचान दी है। इसके साथ ही वो गरीब बच्चों के लिए भी काम करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने अपने मेहमान का दिया है। हमारे आज के मेहमान हैं तौफीक अहमद शेख। बहुत बहुत स्वागत है आपका तौफीक। शुक्रिया मंजीत भाई, बहुत बहुत, और इतनी लंबी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कभी कभार खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आज हमें भी समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं थोड़ी बहुत। इंटरनेट जो है ना, वो हर व्यक्ति के लिए डिफेक्टो फाइल की तरह काम करता है। यहाँ तो पर्दाफाश हो रखा है, मैं ये देख रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा कि गुमनाम जो है हूँ और आपसे थोड़ी बहुत वार्तालाप कर लूँगा, लेकिन आपने तो पूरा रिसर्च इस तरह से कर रखा है। देखिए, थोड़ा अच्छा काम करने वालों की अच्छाई जो है चांद की रोशनी की तरह, चांदनी की तरह फैल जाती पूरी दुनिया में, और आपका काम जो है वो बोल रहा है। और बहुत अच्छा ये हमें लग रहा है कि एक हिंदुस्तानी आवाज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग इसको पाताल लोग कहते हैं जी। हमारी एक बहन है, वो रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप पाताल लोग चली जाइए। हम तो खुद ही कहते हैं डाउन अंडर है। तो नाम ही हमने रख रखा है। पर मंजीत भाई, इसमें ये होता है कि हम कहते हैं यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक द इंडियन आउट ऑफ एन इंडिया। सो जो हिंदुस्तानी आपके हृदय में बसता है वो कहीं ना कहीं उछाल मारता है और उसकी आवाज़ सुनना होता ही है। और सुनते सुनते कभी सोचा कि कुछ कर भी लेते हैं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जिस तरह से मैं 14 साल अब ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं मुझे, उसमें से पहले 10 साल मैंने भी वही किया जो हर माइग्रेंट वहाँ पे जाके करता है। और पिछले 4 साल से फिर मैंने सोचा कि अब मैं किस तरह से दोबारा लोगों को वापस दे सकता हूँ वो 10 साल की जो तजुर्बे मैंने यूज़ किए हैं। और उसी के साथ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, साथी बनते गए, कारवां आगे बढ़ता गया और आज हम आपके साथ रूबरू हैं। अरे एक सबसे पहले कि आप हिंदुस्तान में आए और तब क्या अंतर महसूस हुआ, उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप हैं वहाँ पर और बहुत सारे भारतीय वहाँ पे हैं, तो वहाँ का किस तरह का माहौल रहता है? क्या हिंदुस्तानियत जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिडनी में इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने गई, मेलबर्न में गई खेलने के लिए, तो वहाँ पे तिरंगे भी लहरा रहे होते? बेशक बेशक। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे क्रिकेट के प्रशंसक आपको तादाद में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन बन गया है और वहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं। और हमारा कमर्शियल इम्पैक्ट आर्ट पे और स्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा है कि हम अब इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो इस वक्त अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं आपसे कहूँ तो इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया सबसे हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी है। और ये इस इम्पैक्ट को ऑस्ट्रेलियंस नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से जब हम अपनी कहानियाँ कहना शुरू करते हैं तब वो भी चाहते हैं कि हम उसे आगे तक ले जाएं, क्योंकि द सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें होना ज़रूरी है। अब ये हम दूसरे अमेरिका में हो चुका है, ये यूके में हो चुका है कि जहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ पर वो अपने आप को एट होम फील करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब वो चलन आ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हमारे कथाकारों को जाता है।
क्योंकि हम जब शुरू करते हैं कथा कहना, हम अपनी हिंदुस्तानियत को नहीं छोड़ते, और उस कॉन्फिडेंस से जिस जिस कहानीकार ने जो है वहाँ पर अपना काम शुरू किया है उसको सक्सेस मिली है। जो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी कहानी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की कहानी जो लोग सुनना चाहते हैं वो करें, जब हम ऑडियंस को पैंडर करना शुरू कर देते हैं तब थोड़ी दिक्कत आना शुरू होती है, सक्सेस में भी और रिकग्निशन में भी और सेटिस्फैक्शन में भी। पर बस ये है कि हमारा चल रहा है कि हम हमारी कहानियों बोलने में तुले हुए हैं, वही कर रहे हैं। अरे ये अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी जो इंडियन कम्युनिटी या फिर साउथ एशियन जो कम्युनिटी है जी, क्या कल्चरल शॉक लगता है वहाँ पर? क्या हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो हम माहौल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनके जो लोकाचार हैं, उनके जो आदतें हैं, उनके जो खान पान से लेकर के पहनने ओढ़ने की आदतें जो, क्या वहाँ पर किस तरह से? देखिए, मेरा सबसे बड़ा कल्चर शॉक मुझे लगा था वही 2008-9 के आसपास ही, जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था और हम क्योंकि एक रेसिडेंशियल लेवल पे बात कर रहे थे तो मैं उनके घर पे बैठे हुए मीटिंग कर रहा था, और मजाक में मुझे लगा कि वो कह रहे हैं, लेकिन पता चला बाद में वो काफ़ी सीरियस थे इस बारे में। जब उन्होंने ये कहा कि यार ये 17 साल का हो रखा है लड़का मेरा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 साल और हो जाए 18 हो, इसमें घर से भगाऊँ। मैंने कहा कि यहाँ पे जो हमारे होते हैं एंड स्पेशली पुत्र जब होते हैं तो वो आपकी जो है लाइफ इंश्योरेंस बन जाते हैं, और ये जो है बोल रहे हैं कि 18 साल की उम्र हो ही नहीं कि मैं इसे घर से भगाऊँ। ये जो इंडिविजुअलिटी की जो रिस्पेक्ट है, और वो चीज़ मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, और बाद में जाके उसके फ़ायदे नुकसान भी समझ में आए। पर ये था कि वहाँ पे बच्चे इस वजह से पैदा नहीं किए जाते कि वो आके आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कल्चर शॉक था जो पॉजिटिव था। दूसरी साइड पे मुझे ये भी नज़र आया कि ये वही मुल्क है जहाँ पे आपको अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जो मानते हैं इस चीज़ को वो इस हिसाब से कहते हैं कि वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टाइम, और इसलिए हम पहले से वक्त बना के चलते हैं। पर उसके अलावा कभी कभार ऐसा लगता है, एक आइसोलेशन सी होती है कि यार मैं चाह तो रहा हूँ करते हैं फैमिली वैल्यूज़ को, वो जो हमारी बेशर्मी है ना, उसको मैं मिस करता हूँ कि रात के 10 बजे खटखटा दिया दोस्त के घर पे या घर वालों के घर पे, यार चाय पिला दो, वो बड़ा मिस करते हैं। हाँ, वो अपनापन है, वो बेशर्मी। बेशक वही हम तो बेशर्मी ही कहते हैं उसको, क्योंकि हमारे लिए ये है कि जब तक हमारे लिए वही रिश्ते मायने हैं जहाँ हम बेशर्म हो सकते हैं। और इसमें यह है कि जब तकल्लुफ़ जब निकल जाता है रिश्तों में, तभी एक अलग ही मिठास निकल के आती है, और वो मिठास कभी ना कभी थोड़ी फॉल शॉर्ट कर जाती है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में। उसके अलावा एक टिप्पणी ही करूँगा मैं, हो सकता है ये शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो है हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर बहुत कियोटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हम अलाइंड हैं, बहुत ही सुकून से हैं हम। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने इस चीज़ का चलन जो है उल्टा देखा है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा कियोटिक होता है। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो है आगे जाके हम अपनी कहानियों को मर्ज करके जब आगे बढ़ाते हैं तब वो अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हाँ, हमारा केओस जो है वो इतना केओटिक नहीं है, वो हम इतनी हरकतें इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम अंदर अपने जो है बिल्कुल हमारे वैल्यूज स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी साइड पे ये होता है कि हमें उनसे सीखना होता है कि भाई हम स्ट्रक्चर किस तरह से लेकर आए ज़िंदगी में बाहर भी, और ये जब दो सभ्यताएं एक साथ मिलती हैं तब मज़ा आता है काम करने में, तब बढ़िया बढ़िया कहानियाँ भी निकलती हैं। अरे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मेरे दर्शक भी गौर कर रहे होंगे कि तोहफे भाई हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, मैं ऐसी हिंदी नहीं बोलता। ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि मजीद भाई, मेरा जन्म जो है वो एक उर्दू समुदाय में हुआ है। मेरी जो शिक्षा है वो अंग्रेज़ी में हुई है, और मुझे जो माहौल मिला है वो हिंदी मिला है। तो मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि यार मैं तीनों का सगा नहीं हूँ, लेकिन तीनों ने मुझे अपना रखा है। सगा नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। शेक्सपियर आप कर रहे हैं जी, ओथेलो कर रहे हैं, और मैंने आप कह रहे थे अभी हमारी जो बातचीत ऑफ कैमरा जो बातचीत हो रही थी उनमें इन्होंने कहा कि हम अलग अलग प्रॉप्स यूज़ करते हैं और बिल्कुल ही अलग तरीके के प्रॉप्स यूज़ करते हैं। क्या है वो? जी, तो मजीद भाई, हमारे जो डायरेक्टर हैं पॉल किनेनमाउथ, जिनके साथ मैं शेक्सपियर करता हूँ, इस बार ये चौथा साल है मेरा उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, और ये चौथा ही प्रोडक्शन जो है उनके साथ कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार उनके साथ काम किया था, मुझे अपनी तरफ से एक डर था कि क्योंकि मैं वाइट स्किन्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वाला एक एक्टर नहीं हूँ, तो मुझे इस इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पहले दो चेक बॉक्सेस हैं वो ही नहीं मीट कर रहे हैं।
पर जब मैंने पॉल से मुलाकात करी, उसने मुझे एक थिएटर के फॉयर में देखा। हम दोनों एक ही प्ले देखने गए हुए थे, हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। तो 2 मिनट उसने बात करी और 2 दिन बाद उसने फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट किया कि आप करना चाहोगे शेक्सपियर साथ में। मैंने कहा आपको पता है कि मैं शेक्सपियर नहीं करता हूँ, मैंने बचपन में जब 10 साल का था तब किया था तब। तो कह रहे आ जाओ देखते हैं। और वहाँ से लेके अब ये हुआ है कि जैसे ही मैंने इनके साथ ज्वाइन करना शुरू किया, मैंने ये सीखा, और ये मेरी गलती थी जो मैं अपने आप को ही एक प्री कंसीव नोशन की वजह से रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, कि हमारी कहानियाँ हमारे तरीके से वो सुनना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं उस तरफ जाकर क्रॉस ओवर करके वहाँ पे उनके साथ अपनी कहानियाँ अपने तरीके से बोलने के लिए? तो जब हम शेक्सपियर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें मूव करना होता है। शेक्सपियर में ये होता है कि शुरुआत हुई थी ये नुक्कड़ की तरह। शेक्सपियर नुक्कड़ नाटक का सबसे बढ़िया उदाहरण है, पर अब जो है वो एलीट ने जो है उसको हाईजैक कर रखा है। तो अब ये जो दानश्वरों की जागीर बन रखा है शेक्सपियर, इसको हमारे डायरेक्टर जो है ख़त्म करना चाहते हैं। अरे वाह। तो अब जब अगर आप नोटिस करें, ये जो मैं टी शर्ट पहनी थी, ये मेरी एक्चुअली ओथेलो की कॉस्ट्यूम थी। अच्छा। तो ओथेलो जो है ये पहनते थे हमारे प्ले में। और अगली बार भी जब हम प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर हमने पैलेसेस और कासल्स को हटा के कॉर्पोरेट बिजनेस लाइफ ले आए हैं। वो जो घाघरे वाले जो उनके कपड़े होते थे उनको हमने टी शर्ट पैंट में बदल दिया। लैंग्वेज वही रखी है, और मकसद उसका ये है कि हम इसे एक्सेसिबल बनाएं। हम शेक्सपियर को जो है लोगों तक ले जाएं जहाँ शुरुआत हुई थी उसकी, जहाँ पे बग्गियों में जो है एक्टर घूमते थे और नुक्कड़ पे खड़े रह के परफॉर्म किया करते थे। तो ये है। अब उस वजह से हमने क्या किया है कि हमने सेट को हमें मिनिमल रखना है, क्योंकि हमें टूर करना है। सो वी आर अ टूरिंग शेक्सपियर कंपनी। तो पिछली बार जब हमने ओथेलो किया था, तो ओथेलो हमने सिडनी में ही 5 अलग लोकेशंस में किया। उसके बाद हम बायरन बे गए, जो वहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। अब हम 800 किलोमीटर इतना बड़ा सेट लेके जाएंगे तो हम एक्टर्स को क्या पैसे देंगे? तो वहाँ पे एक कंटेम्प्रेरी थिएटर का जो रेवोल्यूशन है वो ही है कि अगर आपके पास 100 रुपये का बजट है, आप 80 रुपये जो है सेट पे लगा के 20 रुपये जो है आप एक्टर को दें, बनिस्बत ये कि आप 20 रुपये का सेट लगाएं लेकिन 80 एक्टर को दें। इस वजह से एक्टर्स भी जो है आते हैं काम करने के लिए। अगर नहीं भी है काम और अपनी खाली सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, तो भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इज्जत है इंसान की कि उनको पता है कि हाँ भैया एक्सपोजर के अलावा भी चाहिए होता है। एक्सपोजर से किराया नहीं भरा जाता, हाँ। EMI नहीं भरे जाती। तो इस वजह से जो है हम प्रोडक्शन वैल्यू को मिनिमल रखते हैं, और जितने भी रेवेन्यू होता है वो हम एक्टर्स के साथ बांटते हैं। हमने देखा हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जो कई सारे, क्या मैं विशाल भारद्वाज का नाम लूंगा, जो ओथेलो को या जो मकबूल और ओमकारा के रूप में उन्होंने इंडियनाइजेशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप में वो और कितना अलग है? हमने भी वही किया है इसे एक तरह का से देखा जाए। और आपने ये नाम लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने पॉल से कहा था अपने कि यार ओमकारा देख लो। अच्छा। क्योंकि मुझे जब ओथेलो दिया था उन्होंने करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं तो ओमकारा ही रेफरेंस दे के करूँगा। तो उसने बाकायदा बोला नहीं मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से अडेप्ट कर रहे होते हैं। जब अब हमने इस बार ओथेलो जब किया था, ही वॉज नॉट द मूर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका एंड गोइंग टू वेनिस। इस बार वो था कि भैया वो जो है एक झोपड़पट्टी से उठकर जो है एक बहुत अमीर और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल बन गया है। तो ये ट्रेजेक्ट्री उसकी थी। तो जिस तरह से विशाल भारद्वाज जी ने जो है इसको ओमकारा का जो सेटअप जो है पूरा बीहड़ वाला किया था, इसी तरह हमने जो ओथेलो का सेटअप है उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया। तो इस तरह की अडेप्टेशंस हम करते हैं, और अक्सर कोशिश यही करते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स क्रिएट करें जिससे कंटेम्प्रेरी ऑडियंस जो है उससे रिलेट कर पाए। हमने सुना कि आप उसमें संस्कृत का भी इस्तेमाल करते हैं। बेशक, बिल्कुल। और जब हमने मच अडू अबाउट नथिंग किया था, वो एज सच एक कॉमेडी प्ले है, और इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसको अमेलगमेट करें अलग अलग, क्योंकि शेक्सपियर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म भी क्लोज टू परफेक्शन कहा जाता है अगर हम इंग्लिश थिएटर की बारे में बात करें तो। पर ये मेरे डायरेक्टर का जो विजन था कि वो सिर्फ टोकनिस्टिकली इंक्लूसिव नहीं होना चाहते हैं। वो अपने अंदर की जो संस्कृति है, जो उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति को सीख कर जो है अपने अंदर ढाली है, और अपनी जो अपब्रिंगिंग है जो ब्रिटिश रही है बहुत, और वो खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो इन तीनों को अपनी आइडेंटिटी बना के अपने विजन में, अपने वर्क के विजन में भी वो वही रखते हैं। तो जब हमने वो किया था, अब इस बार जब हमने ओथेलो किया, ओथेलो का जो ओपनिंग सीन था उसमें अजान थी। अच्छा। और उसके बाद जो है ओथेलो आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं, और अचानक फ़ोन आ जाता है, और उस असमंजस में होते हैं कि अब मैं ईश्वर की जो है प्रार्थना में लगूं या ये जो मेरी मजबूरी है मैं इसे अटेंड करूं। और वो जो है क्योंकि उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और वो
उस तरफ ढल जाते हैं। हाँ। उसी एस्टैब्लिशिंग सीन से समझ में आ जाता है कि ओथेलो के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हिज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड व्हाट इज हिज डिजायर, एंड ही गोज टूवर्ड्स हिज डिजायर। तो इवन विद द बेस्ट ऑफ इंटेंट ओथेलो, क्योंकि उसकी डिजायर जो है लीड करती थी, इस वजह से जो है ही बिकेम द कैरेक्टर दैट ही बिकेम। अच्छा, एक आप तो ये मतलब एडप्शन जो है वो है शेक्सपियर को, और क्या इंडियन कोई कहानी आप करते हैं, कोई इंडियन स्टोरी, खालिस इंडियन भारतीय हिंदुस्तानी कोई कहानी आपने किया हो? बिल्कुल। अब जैसे आपने महेश दत्तानी का प्ले का नाम लिया था, तो महेश दत्तानी जी के हमने प्ले किए हैं। अभी हमारे दोस्त हैं वो हसमुख साहब की वसीहत कर रहे हैं, जो महेश दत्तानी की ही वेयर देयर इज अ विल की इंडियन ट्रांसलेशन है। जब हिंदुस्तान में हुआ था मोहन अगाशे ने किया था उसे। और मोहन अगाशे साहब की जो है जाना है उसके, तो हमारे जो दोस्त हैं ऋषि वो उसको कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यार पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, बट इट इज़ अ वेरी इंडियन स्टोरी। लेकिन अब इस इंडियन स्टोरी की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप इनको इंग्लिश ऑडियंस में भी करते हैं तो वो भी उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सल इमोशंस एक ही हैं। वही चीज़ें हमें रुलाती हैं, वही चीज़ें हमें हंसाती हैं। हमें बस अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस रखना होता है कि हमारी कहानी भी कोई ना कोई सुनेगा। अगर हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कहानियाँ बोलना शुरू करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत जल्दी आप जो है थक जाते हैं कहानियाँ कहने में। लेकिन जब आपको कहानी इस मकसद से कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की भड़ास बाहर निकाल रहे हैं, आप अंदर की जो है इच्छाएं बाहर निकाल रहे हैं, तब कभी थकान नहीं होती आपको। चाहे अब वो इंग्लिश में प्ले करें, चाहे वो इंग्लिश राइटर्स के प्ले करें, चाहे वो इंग्लिश प्लेस करें, आप हिंदी बैकग्राउंड वाले, इंडियन बैकग्राउंड वाले, या आप हिंदी प्लेस करें। हिंदी प्लेस जो है अब मेरे जो है ये अगला मिशन है मेरा, क्योंकि हमने अब इंग्लिश प्लेस कर लिए, इंडियन प्लेस इन इंग्लिश कर लिए, पर अब आगे जाके जो है सिडनी में ये मुहिम और छेड़नी है कि हम हिंदी प्लेस करें। ऑडियंस की मैं अच्छा वो आपने ये मुझसे पूछा, क्योंकि मैं इसके एग्जाम्पल में ये दूंगा कि हमारे यहाँ पर एक थिएटर है, बेलवॉयर थिएटर। उन्होंने रिसेंटली 1.5 साल पहले एक प्ले लाया, काउंटिंग एंड क्रैकिंग। उसमें 5 भाषाएं थी, जिसमें से इंग्लिश एक भी नहीं थी। अच्छा जी। उसमें स्पेनिश थी, अगर मैं इफ़ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, उसमें तमिल था, पर उसमें इंग्लिश का बहुत मिनिमल एस्पेक्ट था। और इन टर्म्स ऑफ इनवाइटेड प्लेस जितना नॉइज़ उस प्ले ने किया, मेरे ख्याल से मेरे पिछले 3-4 साल की उम्र में मैं जो यहाँ पर रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिएटिव इंडस्ट्री में, मैंने नहीं देखी है। अरे एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ, आपने एक लंबा अरसा जो है बीच में क्रिएटिव वर्क नहीं किया जी, और आपने 2018 में शुरू किया, 14 साल का जी, 14 साल बनवास था बनवास था, क्योंकि 14 साल दूर रह के पता चला कि ये मोहब्बत किस उरूज पर है। वो जब गमे हिजरत जो है जब दिल में बसी हुई थी, वो 14 साल बाद समझ में आया कि यार और कोई मोहब्बत हो ना हो, इस मोहब्बत को बरकरार रखना है। और कोई मोहब्बत ये थी कि पहले जो है हम आटे दाल रोटी के चक्कर में लगे हुए थे कि हमें तो डॉलर कमाने गए थे ना, हम तो ऑस्ट्रेलिया, हम थोड़ी गए थे वहाँ पे हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए। लेकिन जब पता चला कि डॉलर जितना ही कमा लो कहीं ना कहीं दिली सुकून नहीं मिला है, तब समझ में आया कि यार नहीं, अपनी आइडेंटिटी को पुश करना और नई आइडेंटिटी को अडाप्ट करना इस मुसाफिर की एक जिम्मेदारी है, जो अपने मुल्क को छोड़ के, जो है जन्मभूमि को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को अपनी कर्मभूमि बना रहा है। तो इस वजह से जो है हमने 14 साल बाद जब कुछ और बचा नहीं करने के लिए, कोई और चीज़, ना पैसे कमाने में सेटिस्फैक्शन हो रही थी, ना नाम कमाने में सेटिस्फैक्शन हो रही थी, तो फिर कहा कि क्या करें ज़िंदगी में अब। तो फिर कहानियाँ बोलना और कहानियाँ पढ़ना शुरू कर, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, नाटक चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैंने जब 2018 में शुरुआत करी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं लिखता हूँ। मैंने तो हर जगह ऑडिशन दिए जा रहा था, भाई कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, पैसे लेके ही दे दो, कुछ तो काम कम करना है। तो उस बीच में जो है मेरी मुलाकात हुई मनबीर सिंह कोहली से। फेसबुक पे ही हम एक दूसरे के साथ बतिया रहे थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, और उन्हें कहा कि इतना बतियाते हो फेसबुक पे, रेडियो पे भी कर लिया करो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बकैती वाली बातें हैं ये बेचने वाली बातें थोड़ी हैं, कोशिश तो करके देखो। तो उन्होंने कहा कि आप कहानियाँ लिखना शुरू करें। तो रेडियो पे कहानी लिखने का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, और सिडनी वासियों ने इतनी मोहब्बत दी मुझे, और हमारे लिसनर्स जो हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट लॉयल थे कि अब तो हमारा घर में उठना बैठना होता है। तो हमारे लिसनर्स कम, वो फैमिली ज़्यादा है। उस प्रोत्साहन की वजह से जो है वो आगे बढ़ता गया, और फिर मैंने जो है अपनी समझ लें किस्मत पे एक आजमाइश ही थी, लेकिन कि क्या होगा, ज़्यादा रिजेक्ट ही तो होगा।
जाके ऑडिशन दे देते हैं। और ऑडिशन दे दिया तो ऑडिशन सेलेक्ट भी हो गया। खुद थोड़ी सी ताज्जुब हुआ अपने ऊपर कि ये कैसे हुआ, पर हमें एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसानी से जो है सिखा दी जाती है कि पहला मौका आपको हर कोई देगा, आप उसके साथ दूसरी बार काम कर सकते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं। तो अब मेरे साथ ये रहा है कि मैंने कम से कम लेके हर एक के साथ कम से कम 2 बार तो काम करना है पता करने के लिए कि सही कर रहा हूँ कि नहीं। और उसी तरीके से अब जो है बहुत सारे ऐसे थिएटर कंपनीज़ हो गई हैं वहाँ पे जिनके साथ मेरा बिल्कुल ही रूहानी रिश्ता बन गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी थिएटर प्रोडक्शन में हमेशा लगे रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल भी मैं हमारी अदाकार थिएटर कंपनी है जो सबा ज़ैदी आबदी चलाती हैं, NSD की पास आउट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, तो वो उनके प्ले में मैं काम कर रहा था, पर हिंदुस्तान की मोहब्बत खींच लाई यहाँ पर, तो इस वजह से उसका मैं हिस्सा बन नहीं पाया, अफसोस। पर जाते ही जो है बस कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। कभी अगर हम खुद एक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो हम प्रोड्यूस करना सिर्फ इसी वजह से करते हैं ताकि कोई आर्टिस्ट ये ना कहे, स्पेशली फ्रॉम साउथ एशियन बैकग्राउंड, कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। एक चीज़ जो मैंने मंजीत भाई सीखी वहाँ पे कि रिसोर्सेज के डिपेंडेंट जितने भी लोग थे वो अक्सर आज भी रिसोर्सेज के बेसिस पे ही डिपेंडेंट है और वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे लोग होते जिन्होंने करना शुरू किया, देखा कि रिसोर्सेज आते रहेंगे, वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। और इसी वजह से मेरा ये जो है एक मुहिम छेड़ी हुई है मैंने कि अगर आपके अंदर एक कहानीकार है, एक दास्तां गो आपके अंदर बसा हुआ है, आप बस एक हफ्ते का 1 घंटे का जो है ना भरोसा मुझ पे दे दो, बाद में नहीं पसंद आता तो मत आना। लेकिन अक्सर लोग बाग जब आते हैं ये सोच के कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी यही सोचता था, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ सीनियर्स ने जो है प्रोत्साहन दिया, तो मैं आज जो हूँ आपके साथ बैठा हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों के साथ भी कर सकूँ। आपने फिल्म बनाई है जी, वो फिल्म दहेज प्रथा पे है। जी, ऑस्ट्रेलिया में दहेज प्रथा पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस का एक, ये ऑस्ट्रेलिया में क्या भारतीय जहाँ जाएंगे अपने साथ बुराई भी लेके जाएंगे? जैसे मैंने आपसे शुरुआत में इंटरव्यू के कहा था ना, यू कैन टेक द इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन टेक द इंडिया आउट ऑफ द इंडियन। तो कुछ बहुत कुछ जो है हमारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं भी हमारे साथ चली आती हैं। और वहाँ पर ये नहीं था कि हमें ये बताना था कि हमारी ये प्रॉब्लम है। ये इस फिल्म को बनाने का मकसद ये था कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने हमें अप्रोच किया था ये बोल के कि हम सीखना चाहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या है। डाउरी पर से इज़ अ सिविल मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ क्रिमिनल मैटर। अब अगर कोई खातून वहाँ जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको मारा गया, क्या आपके ऊपर चिल्लाया गया, कि क्या आपके ऊपर हाथ उठाया गया। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है दहेज के लिए। अब वो बोलेंगे ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, प्लीज़ आप सिविल मैटर के साथ इसको रिपोर्ट करें। लेकिन इसकी एस्केलेशन इस तरह से होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस में वो पहुंच जाता है। तो जो प्रीएम्प्टिव चीज़ें जो पुलिस अक्सर करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती है, और इस वजह से मल्टीकल्चरल लिएजनिंग ऑफिसर्स हैं वहाँ पर जो पुलिस और सिटीजन्स के बीच का जो है कॉन्ड्यूट है। उन्होंने इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई किया कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस नीड्स एन एजुकेशन of what the complication and the convolution of dowry is। अब हम बैठकर बात बता सकते थे उनको कि भैया ये होता है, लेकिन as I hope you agree with me, जब हम उसको एक कहानी के तौर में बताते हैं तो फिर वो दिमाग और दिल दोनों को छूता है। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि पंकज उपाध्याय मेरे दोस्त हैं जो इज़ एन एक्सेलेंट DOP एंड डायरेक्टर हिमसेल्फ, पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डायरेक्ट कर लो क्योंकि तुम्हारी लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो मैंने वो जो है सौभाग्य को पकड़ लिया मैंने कहा जाने नहीं देता हूँ, पर क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले। तो इस वजह से जो है हमने वो फिल्म बनाई, और जितनी अच्छाई से वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेजिस्टेंस नहीं था, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारी ही कम्युनिटी से आया था कि ये बात नहीं होती, ऐसे नहीं, हमने क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी स्क्रीनिंग भी करवाई। पर वंस इट वाज रिलीज्ड, उसके बाद जितना हमें जो मोहब्बत मिली है स्पेशली ख़वातीन से, कि आपने ये बोल दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे दिल को ज़ुबान मिल गई। और वो जो सेटिस्फैक्शन था वो मेरे ख्याल से इस वजह से डाउरी वाला प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए सबसे दिल के करीब है। जबकि अगर टेक्निकली बोलूँ तो वो मेरी सबसे ख़राब फिल्म है, क्योंकि वो पहली बार मैं डायरेक्ट कर रहा था कोई फिल्म। थिएटर डायरेक्शन का तो मुझे 16 साल से था तजुर्बा, लेकिन इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी नहीं था। पर वो पुलिस ने भरोसा किया, दोस्तों ने भरोसा किया, सारे एक्टर्स थे उन्होंने भरोसा किया, तो इस वजह से वो निकल भी गई और कुछ पुरस्कार भी मिल गए। पुरस्कार भी मिले। मैं ये एक सवाल पूछता हूँ, जो लोग थिएटर और सिनेमा दोनों में एक्टिव होते हैं, जी,
मोहब्बत किससे ज़्यादा है, थिएटर से या सिनेमा से? पसंद कौन सा ज़्यादा है? मैं आपको इसका जवाब इस तरह से दूंगा। मेरे एक डायरेक्टर हैं मार्क नेगल, जिनके साथ मैंने काम किया था पैसेज टू इंडिया पे, एम फॉस्टर की कहानी है। तो उन्हें कहा कि तौफीक, एक फ़र्क होता है फिल्म में और थिएटर में। जब आप थिएटर में जाके पिक्चर देखते हैं ना, तो आप यूं करके चौड़े होके आराम से कंधे को रिलैक्स करके यूं करके पिक्चर देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप थिएटर देखते हैं ना, तो आप यूं आगे होके सिर को आगे करके मुंह को ऊपर करके फिर देखते हैं। तो आप अब आपके जो है दर्शक हैं, मैं उनसे ही कहूँगा कि आप ही डिसाइड कर लें कि मोहब्बत किसे होना चाहिए। और इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक जो है वो दिल का जो है, एक दिल की दवाई है, दूसरी जेब की दवाई है। तो एक के ऊपर दूसरे को जो है माना नहीं जा सकता। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों से मोहब्बत, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। दोनों मोहब्बतें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मैं थिएटर को अपनी मोहब्बत बना लूँ तो इसका मतलब, अगर मैं फिर इसका मतलब मैं फिल्म को वो ड्यू जस्टिस नहीं दे रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा क्राफ्ट इफेक्ट करेगा। तो मुझे वो बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है अपनी ज़िंदगी में, और दोनों के लिए जो है मुझे उतना ही इंटेंसिटी और उतनी ही इंटेग्रिटी से जो है उसको अप्रोच करना होता है, उतनी ही ऑनेस्टी से अप्रोच करना होता है। तौफीक भाई जब बोल रहे हैं तो मैं आगे झुक करके, सिर ऊंचा करके, ठुड्डी ऊंचा करके सुन रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम लोगों की बात, हम तो है ही कलाकार लोग, तो हम तो बैठते हैं, हमें कैमरा सामने मिल गया, हम परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपने, क्योंकि बहुत ही लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन अब एक मुझे अति विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आपने घर को लेकर बहुत अच्छी कविता लिखी, पोइट्री लिखी, नज्म लिखी है। घर को लेकर? हाँ, एक हिंदुस्तान से रिलेटेड। हाँ, वही घर। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए हिंदुस्तान घर है। जी जी जी, बिल्कुल। तो हाँ है उसमें, याद मेरी वतन की मुझको रुलाए, वो मिट्टी की खुशबू मुझको बुलाए। याद मेरे वतन की मुझको रुलाए, वो मिट्टी की खुशबू मुझको बुलाए। मगर क्या करूं है मुझको कमाना, बड़ा महंगा हो रहा है ज़माना। याद आती है मुझको वो अम्मिया की गिट्टी, ऐसे ही तो क्या, हाँ सॉरी मैं भूल रहा हूँ, पर याद आती है मुझको वो टूटी सी खटिया, वो बूढ़ी सी नानी, और ऐसे ही कुछ थे, मैं अल्फाज भूल रहा हूँ सब। पर एक उसमें जो मुझे बहुत लाइन पसंद आती है वो ये है कि बर्फ़ी वाला जब भी आता हम उसको सताते, खेल कोई जीते तो शहज़ादे उसे इठलाते। वो टूटी सी खटिया, वो अमिया के पेड़, वो बूढ़े वो बाबा, वो गिट्टी के खेल। मगर क्या करूं है मुझको कमाना, बड़ा महंगा हो रहा है ज़माना। ज़माना महंगा हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से तौफीक भाई हमारे साथ स्टूडियो में आज आए और एक बहुत अच्छी लंबी बातचीत हमारी हुई कि कैसे हिंदुस्तान अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इंडिया की जो बदलती हुई तस्वीर है उससे ऑस्ट्रेलिया में हमारी इज्जत बढ़ी है? 100%। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है और कोई शुबा नहीं है ये कहते वक्त कि जैसे जैसे हमने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में और किसी भी बाहर मुल्क में एस्टैब्लिश किया है, हमारी कहानियाँ जो है ना, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जिस जिस शख्स ने अपनी कहानियाँ उस कॉन्फिडेंस से बोली है कि हाँ मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरगेटिंग माई इंडियन आइडेंटिटी, वो कॉन्फिडेंस के साथ जिस जिस बंदे ने अपनी कहानियाँ कही है वो सक्सेसफुल है ऑस्ट्रेलिया में। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि बाहरी मुल्कों के लिए मैं और भी यही कह सकूँ। तो सॉफ्ट पावर इसलिए बनती है क्योंकि हम उसे उस कन्विक्शन के साथ कहते हैं। मैं जाके ये नहीं बोलता हूँ कि इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट बट इट इज़ ग्रेट फॉर मी। इंडियंस आर द बेस्ट पीपल, येस, बट दे आर फॉर मी। वो मेरी ईगो सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सही है, लेकिन जब मेरा सत्य आपका सत्य जब तक अलाइन नहीं हो तब तक फिर बात आगे नहीं बढ़ती। तो उसके लिए हमें कुछ सच्चाइयाँ बोलनी पड़ती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब मैं ये कहूँ ना यार हम दोनों एक ही लेवल के पागल हैं, तो दोस्ती बेहतर हो जाती है। बनिस्बत ये बोलें कि हम दोनों में अच्छी एक जैसी अच्छाइयाँ हैं। हाँ। तो जब हम दोनों अपने नेगेटिव्स पे कह लें या हम अपने जो है वर्क इन प्रोग्रेस पे जब हम कनेक्ट करते हैं, तब हमारी सॉफ्ट पावर की जो इंक्लिनेशन होती है, चाहे वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है, वो उस वजह से होती है। तो इस बार जब क्रॉसओवर स्टोरीज़ का जो मैंने पहला मेड इन प्रोडक्शन किया था, हमने 5 ऐसी कहानियाँ उठाई जो आइडियली ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वेस्टर्न प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ हो,
चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कम्युनल इश्यूज़ हों, चाहे वो टेररिज्म के इश्यूज़ हों, ये सारे ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारी इश्यूज़ नहीं हैं, ये बाहर वालों के इश्यूज़ हैं। लेकिन जब हम वही चीज़ों को इंडियन लेंस के साथ देखते हैं तब फिर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को समझ में आता है यार हम दोनों तो एक ही किस्म की दुख के साथ गुजर रहे हैं। हाँ। तो फिर ये अंग्रेज़ी हिंदी में फ़र्क क्या, ये ज़बान का ही तो फ़र्क है ना। इट इज़ नॉट अ मेरिट, इट इज़ अ लैंग्वेज। तो लेट्स टेल अ स्टोरीज टुगेदर। तो इस वजह से जो है अब हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉसओवर रखने का नाम ही उसका था कि अगर आप अपने एको चैम्बर में फंसे और हम अपने एको चैम्बर में फंसे हैं तो एक छोटा सा जो है पुल बनाते हैं और एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर करते हैं। आप थोड़ा यहाँ आए, हम थोड़ा वहाँ जाते हैं। तो थोड़ा हिंदुस्तान जो है तौफीक भाई जैसे बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में और बाकी विदेशों में लेकर गए हैं और इनसे बात करके बहुत हमें मज़ा आया। शुक्रिया तौफीक भाई हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। आज का मंजीत ठाकुर शो थोड़ा सा अलग था, हम मुद्दों में बात करते, आज हमने व्यक्तियों की बात की। और ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे चेहरे हैं जो चमकते हुए चेहरे हैं जो विदेशों में हिंदुस्तान का नाम ऊँचा कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये कि आज हम आपको छोड़ जाते हैं एक छोटे से म्यूज़िक के टुकड़े के साथ, उसका मज़ा लीजिए और फिर मिलिए अगले हफ्ते मेरे साथ। दीजिए विदा मुझे, मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार, शुक्रिया।